Hello, my dear students. Now we start to continue for the continue stereochemistry. The the today topic is relative and absolute configuration. This is first lecture, paper second, BSc part first. Myself, Dr. Saurabh Singh from MLV Government College, Bhilwara. Dear students, first of all, we talk about configuration. कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को साथ लेके चलेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों को यूज करूँगा। बस ये आपकी सोच है कि आपको इंग्लिश में उसको समझना है या हिंदी समझना है। मैं चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी को समझे और हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम को समझे, ताकि दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो सके। ठीक है, भविष्य में आप लोग भी पढ़ाएंगे। चले, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन जो है एक विन्यासी समावयता। हमने देखा कि कोई भी अगर समावयता के बारे में बात करते हैं, एक आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं, उस आइसोमेरिज्म में दो प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयता, त्रिविम समावयता। तो त्रिविम समावयता हमें पढ़नी है। उस त्रिविम समावयता के रिलेटिव में दो प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं। एक तो त्रिविम के अंदर विन्यासी समावयता, दूसरी होती है समरूपीय समावयता। विन्यासी समावयता के बारे में हम बात करें या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। The configuration isomer is that in which a chiral molecule, एक रियल केंद्र वाला मॉलिक्यूल परमाणु, इसकी चारों संयोजकताएं जो है डिफरेंट डिफरेंट हो, का स्पार्शियल अरेंजमेंट, का आकाशीय परिदृश्य, किसी इनका एटम का या ग्रुप का अरेंजमेंट जो है सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड रोटेशन के द्वारा चेंज नहीं होता है। The partial arrangement does not change in a molecule by its atom or group by the single bond rotation. This configuration, this isomer is called configuration isomer. The configuration isomer is that कि हमें इस एकल बंध घूर्णन द्वारा, सिंगल बॉन्ड रोटेशन के द्वारा एक क्रियल के अंदर की चारों संयोजकताओं को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो समावय हमें मिलते हैं, जो आइसोमर्स हमें जनरेट होते हैं, वो आइसोमर्स हमारे कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स को दो भागों में बांट रखा है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम चलते हैं कि नए स्क्रीन शेयर के ऊपर। उसके अंदर हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक हमारा आ गया है। इस टॉपिक के बाद हम देखते हैं कि जो चीजें हैं वो सामने दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं। पहले वाली को हम मिनिमाइज करते हैं, पहले वाले को हम इसको हटाते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब अपन जो है अपने मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, डिजिटल मेन स्क्रीन। ठीक है, बात करते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में और देखें तो हम निरपेक्ष और आपेक्षिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो विन्यासी समावयता के बारे में बता दिया। द डिफरेंट स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल इन व्हिच वी कैन नॉट चेंज द एटॉमिक अरेंजमेंट बाय अ सिंगल रोटेशन आर कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब विन्यासी जो आपके नोमेनक्लेचर से नामकरण है,
या निरपेक्ष और आपेक्षिक जो नामकरण है या विन्यासी नामकरण है, तो विन्यासी जो अणु है, विन्यासी जो मॉलिक्यूल्स है, कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स है, उन कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स को हम अगर नामकरण देते हैं, अगर हम उसको विन्यास देने की बात करते हैं, तो वो विन्यास किस प्रकार से दिया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो विन्यास जो है उसका नामकरण जो है, विन्यास का नामकरण जो है वो हमें दो प्रकार से दिया जाता है। पहला है आपेक्षिक, दूसरा है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो आपेक्षिक मतलब है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब किसी से दूसरे से रिलेट कर करके या किसी को मानक मान करके, किसी को स्टैंडर्ड मान करके उसके आधार पर किसी विन्यास का किसी कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स का नामकरण करना। ठीक है, तो इसके लिए जो है कोई एक मानक होना चाहिए, पहली बात है। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना। और मानक मतलब कोई स्टैंडर्ड कंपाउंड होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड कंपाउंड को देखते हुए हम उसको पता लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि क्लास में ये लड़का सबसे लंबा है। अब ये लड़का जो सबसे लंबा है ये मानक हो गया। अब इसके आधार पर वो इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ये हम उस चीज के उस आधार पर उस लड़के को मानक मान कर देते हैं। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, किसी विन्यासी समानता का एक कंपाउंड को मानक मानेंगे, उसके आधार पर उसका मानक हम देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षित विन्यास। इसके लिए 1906 में रोजनहॉफ ने, जो रोजनहॉफ साइंटिस्ट थे, 1906 के अंदर इसको इसके मानक के रूप में उन्होंने क्या लिया, ग्लिसरैल्डिहाइड, एक कंपाउंड ग्लिसरैल्डिहाइड लिया। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरीन है, ये सब चीजें जो है एमिनो एसिड्स के अंदर बड़े अच्छे से काम में आती हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो एमिनो एसिड्स थे, उनकी स्टडी करने के लिए या उनके विन्यास को बताने के लिए, हमें उसकी त्रिविम संरचना को बताने के लिए हमें उसका कुछ विन्यास या कुछ नामकरण देना पड़ता है, ताकि वो दूसरे के रिलेटेड में अलग दिखाई दे, दूसरे के रिलेटेड हम अपेक्स में उसको अलग से पढ़ सके या उससे उसका कंपैरिजन कर सके कि ये अलग है कंपाउंड और ये अलग कंपाउंड। यदि उसका उसकी जो परिदृश्य है, उसका स्पार्शियल अरेंजमेंट है, वो स्पार्शियल अरेंजमेंट अलग अलग, यानी हम उसको अगर इस तरह से देख रहे हैं, एक लड़का दूसरा लड़का इस तरह से देख रहा है, ठीक है, दोनों में अंतर है कंपाउंड एक ही, लेकिन उसका परिदृश्य चेंज हो गया, उसका अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया है, अब ये अरेंजमेंट इधर चला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसी तरह से रोजनहॉफ ने बड़े सलीके से जो है एक कंपाउंड लिया और कंपाउंड का नाम था ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड को देखते हैं और उसे मानक मानते हुए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। चलिए हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि डी एंड एल नोमेनक्लेचर, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कैपिटल डी एंड कैपिटल एल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूँ। इसी नोमेनक्लेचर को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी वी कैन आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज डी, कैपिटल डी एंड एल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल डी कैपिटल एल आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपने पढ़ी होगी, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, अमीनो एसिड पढ़ा होगा, ग्लूकोज पढ़े होंगे, तो हम देखते हैं डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्या है, ये एल ग्लूकोज क्या है, कैपिटल डी ग्लूकोज। कैपिटल डी के बीच में लिखा होता है प्लस, होता है माइनस, ठीक है ना। तो कैपिटल डी प्लस ग्लूकोज, कैपिटल डी माइनस ग्लूकोज। इस प्रकार से ये डी, कैपिटल डी और एल है, यही हमारे क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कैपिटल डी और कैपिटल एल जो नामकरण है, ये हमारे रोजनहॉफ ने 1906 में। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का जो है हमें बताया कि, पहले मैं इसको लिख कर देता हूँ कि हम हमें जो है क्या लेना पड़ेगा, रोजनहॉफ ने 1906 में लिया था, एक कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो कंपाउंड का नाम है
ग्लिसरैलिटी हाइट। फ्रेंड्स, ग्लिसरैलिटी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया ग्लिसरैलिटी। देखिए आप जो अंडरलाइन हो रखी है, ये ग्लिसरैलिटी कंपाउंड है। इस ग्लिसरैलिटी कंपाउंड के अंदर देखिए क्या क्या है। CHO है हमारे पास, जो हम बात करें हम कि इसके पास क्या क्या है। इसके पास देखिए ये CHO है और इधर भी CHO है, और इसके अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, टॉप पर है। हमने बताया था कि कभी भी कोई भी हम प्लेन रिप्रेजेंटेशन, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन यानी फिशर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके अंदर जो ये जो OH और H है, ये एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमें किसके बारे में बताती है, वो हमें बताती है कि हमें जो है इस चीज को आना है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमें बताती है, और इस हॉरिजॉन्टल के बारे में हम क्या देखते हैं कि हमें जो है बात करते हैं कि जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड हमेशा किसकी तरफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो कर रही है, हमारे ऑब्जर्वर की तरफ शो कर रही है। ये ऑब्जर्वर की तरफ शो करने का तरीका है, और इस ऑब्जर्वर की तरफ शो करने से हमें जो है कंपाउंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे चले हम। तो उसके बाद में देखिए आप कि हमें मिलता है क्या कि ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, और ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर ये जो आपकी लाइंस है, हम इस लाइंस के बारे में बात करें। ये जो लाइंस हमें दिखाई दे रही है, बात लिख लेते हैं। ये जो लाइंस है, ये लाइंस हमें बता रही है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें बता रही है कि सारे ये जो दोनों मॉलिक्यूल जो ग्रुप्स है वो किस तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, अब देखिए डी, अब डी आपका कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो कैपिटल डी जो है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है ना। ट्रीग्लिसरैल्डिहाइड में हमने देखा कि हमारे रोजनहॉफ ने इसको मानक माना और बताया कि यदि हमारा OH ग्रुप कहाँ है, OH ग्रुप यदि राइट हैंड साइड आता है, माय डियर फ्रेंड्स समझ यूज करना कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड आता है, तो उसे कहते हैं हम कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड। कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। यदि OH ग्रुप कहाँ आता है, राइट हैंड साइड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड आता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल ग्लिसरैल्डिहाइड। और इस प्रकार से ये एक मानक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हमें दिखाई देंगे, तो सारे कंपाउंड जो है हमें क्या होंगे, सारे कंपाउंड हमें इस तरह से दिखाई देंगे कि इसमें कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड की तरफ हो, तो उसे हम क्या बोले, कैपिटल डी सीरीज से नाम जाने हैं। अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड हो तो उसे हम एल सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसे हम एल सीरीज के नाम से जानते हैं, और उसके बारे में हम पता लगा। चलिए आगे देखिए। ठीक है, देखिए तो इसके लिए हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए कैसे, और इसमें हमने पढ़ लिया है कि OH ग्रुप और H ग्रुप यदि हमारे सामने की हॉरिजॉन्टल लाइन पर आते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वर की। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब इस तरफ है, सब ऑब्जर्वर की तरफ है। एक बार मैं इसको रबड़ से मिटा देता हूँ, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक रबड़ से इसको इरेज कर देता हूँ, इरेजर ले लेते हैं। इरेजर कर दिया हमने। इरेजर करने के बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार के कंपाउंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। ठीक है ना, OH और H आ गया, और OH और H कंपाउंड के बारे में बात करते हैं हम। देखिए कैसे कहते हैं, एक आ गया है इसमें। चले, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है H और OH यदि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्जर्वर साइड में है, वर्टिकल लाइन है तो दूर है, यानी ऑब्जर्वर से दूर है, या फिर प्लेन के अंदर की तरफ है। ठीक है, और आगे देखें
तो इस प्रकार से डी और एल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जिस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में हम इसको बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टिक एसिड हमने देखा, इस लैक्टिक एसिड में देखिए आप, लैक्टिक एसिड में हमें दिखाई दे रहा है डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। तो डी लैक्टिक एसिड में क्या हुआ कि जो OH है वो OH कहाँ है भाई, वो OH राइट हैंड साइड है जो बोला गया डी लैक्टिक एसिड, OH लेफ्ट हैंड साइड है जो बोला गया एल लैक्टिक एसिड। अब खास बात माय डियर स्टूडेंट्स नोट करने की है वो क्या है कि कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है, जो सिंबल्स है वो एक नोमेनक्लेचर को, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, जबकि हमारे स्मॉल डी, स्मॉल एल यानी स्मॉल डी को हम प्लस से, स्मॉल एल को माइनस से करते हैं। ये हमारे एक प्रकार के नेचर है कंपाउंड की, एक प्रकार से उसके उसके नेचर को शो करती है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है या लीवो रोटेटरी रोटेट कर रहा है। यदि डेक्स्ट्रो रोटेट रोटेट करता है तो बोलते हैं स्मॉल डी से डिपेंड करते हैं, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम लीवो रोटेटरी रोटेट करता है तो बोलते हैं क्या, स्मॉल एल से डिपेंड करते हैं। दक्षिणावर्त घूर्णन करता है तो उसे स्मॉल डी से, और वामावर्त घूर्णन करता है तो उसे हम क्या करते हैं क्या, स्मॉल एल से हम उसको रिलेटेड करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। इस प्रकार से स्मॉल डी और स्मॉल एल तो इस कंपाउंड के समतल ध्रुवीय प्रकाश को परिवर्तित करने की या उसके रेस्पेक्ट में उसका नेचर किस प्रकार से है उसके बारे में हमें बताता है। यानी स्मॉल डी और स्मॉल एल तो किसी भी कंपाउंड का नेचर है, क्योंकि कैपिटल डी और कैपिटल एल किसी भी कंपाउंड का क्या है, एक नामकरण है, एक विन्यास है, एक रिलेटिव नामकरण है, जो कि रोजनबर्ग ने 1906 में किया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि कैपिटल डी वर्सेस कैपिटल स्मॉल डी, कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो वो अंतर क्या है, स्मॉल डी तो हमारा नेचर को शो कर रहा है, समतल ध्रुवीय प्रकाश को किस प्रकार से जो है वो रिलेटेड होगा उसको शो कर रहा है, उसको किस प्रकार से घुमाएगा उसको शो करता है। लेकिन कैपिटल डी जो है वो हमारे एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, एक विन्यास समानता को शो करता है, जो हम देख चुके, ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखिए कि इस प्रकार से स्पेसिफिक रोटेशन है और OH और NH2 जो है उसको बात करते हैं। तो NH2 अगर हमारा मिलता है, जैसे एलिलीन के बारे में बात करें तो बोलेंगे इसको एल एलिलीन, क्योंकि NH2 यहाँ पे एक मेन ग्रुप है, मेन कंपाउंड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नहीं है, लेकिन एमिनो एसिड के रेस्पेक्ट में ये एक मेन कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम जो है एल एलिन और इसके और दूसरे को एल फिनाइल एलिन के नाम से जाना जाता है। और वैसे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और क्या है दूसरा क्या है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, लेकिन दोनों का नामकरण देखिए, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन दोनों का एल और कैपिटल एल है, लेकिन उन दोनों का नेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो नामकरण है ये कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, अपेक्षित विन्यास, जो कि हम डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज एल ग्लूकोज के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसको नामकरण इस प्रकार से किया है, ठीक है। और ये भी डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज सबसे लास्ट की सीरीज होती है, सबसे हाईएस्ट कार्बन श्रृंखला का नंबर जो होता है, सबसे हाईएस्ट कार्बन श्रृंखला के कार्बन पर जो क्रियल केंद्र होगा उसके आधार पर डी और एल दिया जाता है। यानी ग्लूकोज की सीरीज में आप देखोगे 4 क्रियल केंद्र हैं, तो चौथे नंबर का क्रियल केंद्र जो कि CH2OH के लास्ट में आता है, लंबी चेन श्रृंखला या लंबी श्रृंखला जो हम बात करते हैं, चेन जो लंबी श्रृंखला का हम चयन करते हैं, जो लॉन्गर चेन का जो सिलेक्शन करते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर, तो लॉन्गर श्रृंखला चयन करने पर जो सबसे हाईएस्ट कार्बन आइटम पर जो आता है उसे ही कहते हैं क्या, क्रियल केंद्र, हाईएस्ट क्रियल केंद्र। उसके रेस्पेक्ट में डी और एल, कैपिटल डी और एल कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर दिया जाता है, ठीक है। इसी आधार पर आज का ये PL नोमेनक्लेचर खत्म होता है। अपना विन्यास देखते हैं, आप इस विन्यास को हम खत्म करते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या,
रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।